30 जनवरी 1948 की शाम 5 बजे दिल्ली के बिड़ला हाउस में, जहां गांधी उस समय रह रहे थे, एक सर्वधर्म सभा का आयोजन होना था। गांधी उस दिन कुछ देर से पहुंचे और तेजी से इस्लाम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जहां से उन्हें भीड़ को संबोधित करना था। तभी एक व्यक्ति धृष्टता भरी आवाज में कहता है कि गांधी, आप देर से आए हैं। गांधी एक पल के लिए ठिठके और उस आदमी की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही गांधी सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, एक और आदमी जो खाकी कपड़े पहने हुए था, भीड़ से निकलकर गांधी के रास्ते में आ गया। उसने जल्द ही नजदीक से गांधी पर 3 गोलियां चलाईं, जिससे गांधी एक बार में ही गिर गए। समय था 5:17। बीबीसी संवाददाता रॉबर्ट स्टिम्सन ने उस रात दर्ज की गई एक रेडियो रिपोर्ट में आगे क्या हुआ, इसका वर्णन इस प्रकार किया है। कुछ सेकंड के लिए कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि क्या हुआ था। हर कोई चकित और स्तब्ध लग रहा था। और फिर एक युवा अमेरिकी जो प्रार्थना के लिए आया था, आगे बढ़ा और खाकी कोट वाले आदमी के कंधों को पकड़ लिया। इससे जादू टूट गया। आधा दर्जन लोग गांधी को उठाने के लिए झुके, अन्य लोग हमलावर पर झपटे, उसे काबू में किया गया और दूर ले जाया गया। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पकड़ने वाले यह व्यक्ति अमेरिकी डिप्लोमेट हर्बर्ट रीनर जूनियर थे, जो गांधी की उस सभा में शामिल होने आए थे। ये तो रहे गांधी की हत्या की बात, जिसे हम हर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आज हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि राजनीतिक पार्टियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपने अपने फायदे के अनुसार वर्गीकरण कर लिया है। किसी ने नेहरू को चुन लिया, किसी ने अंबेडकर को, किसी ने लोहिया को और किसी ने सावरकर को। जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, उन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन खुलकर किसी ने नहीं अपनाया। गांधी जी को स्वीकारने और नकारने का सिलसिला कोई नया नहीं है। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत वापस आए, तो उनके राजनीतिक गुरु गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत भ्रमण की सलाह दी। गांधी जी ने उनकी बात मानकर 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया और पहली बार उन्होंने 5 फरवरी 1916 को काशी नागरी प्रचारणी सभा में तथा अगले दिन 6 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर बोलते हुए भारत में सत्याग्रह करने की इच्छा जाहिर की। और ये पहली बार था जब गांधी को नकार दिया गया। लगभग लगभग कांग्रेस के सभी नेताओं ने उनकी इच्छा का उपहास उड़ाया। ये भारत है, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ सत्याग्रह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अगले ही वर्ष 1917 में चंपारण में तथा उसके बाद 1918 में रोलट सत्याग्रह और 1920 में असहयोग आंदोलन कर गांधी ने सिद्ध कर दिया कि गांधी गलत हो सकते हैं, लेकिन गांधीवाद, जिसका मूल मंत्र सत्य और अहिंसा है, कभी गलत नहीं हो सकता। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस गांधी के साथ रही, किंतु 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद लगभग समूची कांग्रेस ने गांधी को एक बार पुनः नकार दिया। 1922 से लेकर 1929 तक गांधी की कोई खास हैसियत कांग्रेस में नहीं रही। 1930 में नमक आंदोलन के साथ गांधी एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते हैं और 1932 आते आते एक बार फिर से गांधी की हैसियत कांग्रेस में न के बराबर रह जाती है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, प्रांतीय सरकारों का गठन होता है, किंतु इसमें भी गांधी की कोई खास भूमिका नहीं रहती। लगभग 10 वर्ष के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ गांधी एक बार फिर से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनते हैं। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले तक कांग्रेस के नेता यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें गांधी के साथ जाना चाहिए, या अगर अंग्रेज उनकी बात मान लेते हैं तो उन्हें फिर से सरकार बना लेनी चाहिए। भारत में लगभग 32 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में गांधी जितना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ रहे, उससे कहीं ज़्यादा वह आंदोलन से बाहर भी रहे। सवाल उठता है कि गांधी स्वयं निकलते थे या निकाल दिए जाते थे। एक बात तो तय है कि जब भी देश को बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी, वो गांधी के बगैर नहीं हो सका। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के शामिल होने से पहले कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं था जो आम जनता से आंदोलन को जोड़ सके। गांधी की खासियत यह थी कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता का आंदोलन बना दिया और उनकी एक आवाज़ पर आंदोलन में जन सैलाब उमड़ पड़ता था। फिलहाल 1947 में देश की आज़ादी के साथ ही गांधी को पूरी तरह से निकाल दिया गया। अब एक गौर करने वाली बात है, और शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता,
कि गांधी एक लंबे समय तक विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे, साउथ अफ्रीका में भी और भारत में भी, किंतु उन्हें कभी जान का खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज़ाद भारत में हम गांधी को, जिन्हें हम अपना राष्ट्रपिता भी मानते हैं, लगभग 5.5 महीने या 169 दिन ही जीवित रख सके और उनकी हत्या कर दी गई। 1945 में जब लगभग तय हो गया था कि अब देश को आज़ादी मिल जाएगी, तो गांधी को पूरी तरह से दरकिरार करने का सिलसिला शुरू हो गया था। 19 जून 1945 को आखिरी बार गांधी उन्हें 125 वर्ष जीने की कामना करते हैं। उसके बाद मरने की कामना करने लगते हैं। इसका उदाहरण है 2 अक्टूबर 1947 का उनका प्रार्थना प्रवचन। भाई और बहनों, आज मेरा जन्मदिन है, तो इसमें खुशी की क्या बात है। ये तो मातम का दिन है। मैं कभी 125 साल जीने की कामना करता था, अब 100 भी नहीं, 90 भी नहीं, 78 पूरी करके 79 में प्रवेश कर रहा हूँ, और वो भी मुझको चुभता है कि मैं अभी भी यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ईश्वर को मुझसे कोई और काम नहीं कराना, तो वह मुझे उठा ले। और आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। आखिर कुछ तो बात थी कि गांधी की जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही थी। इसका एहसास उन्हें 1945 में पहली बार हुआ। 5 अक्टूबर 1945 को गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखकर अपने सपनों के हिंदुस्तान के बारे में बताया, और यह भी कहा कि अगर इसको लेकर हमारे और तुम्हारे बीच में कोई मतभेद है, तो वो हमें भी पता चलने और लोगों को भी पता चलना चाहिए। गांधी का मानना था कि उनके सपनों के हिंदुस्तान की बुनियादी इकाई आत्मनिर्भर देहात या गांव होंगे। गांधी गांव को देहात कहते थे। 9 अक्टूबर 1945 को नेहरू का जवाब आता है, और नेहरू गांधी के सपनों के हिंदुस्तान को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि गांधी के सपनों के भारत को आज़ादी आने से पहले ही खारिज कर दिया गया था। गांधी की सर्व स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद भी यह आरोप लगता है कि अगर गांधी चाहते तो देश का बंटवारा रोक सकते थे। फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जिस तरह से हमारी स्मृतियों से दूर होते जा रहे हैं, यह एक शुभ संकेत नहीं है। नए नए इतिहास गढ़कर जिस तरह से गांधी की नकारात्मक छवि गढ़ी जा रही है, वो वैश्विक पटल पर भारत के लिए शर्म की बात है।